Honourable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous to lay them may personally hand over slips at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapse. Item number 17 and 18, 18 and are to be take up together. Dr. Murli Manohar Joshi, सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष को जो 26 फरवरी को उन्होंने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही थी, सही बात कही थी कि the union budget cannot be a mere statement of government accounts. It has to reflect the government's vision and signal the policies to come in future. ये बहुत सही बात है। ये होना चाहिए कि बजट न केवल आंकड़ों का खेल हो, बल्कि बजट में उन नीतियों का और उस सामाजिक परिवर्तन का, आर्थिक परिवर्तन का एक दिशा संकेत ही नहीं, बल्कि उस तरफ बढ़ने के कदम होने चाहिए। और जो नई सरकार बनने के बाद जो उनका बजट था, उसमें भी उन्होंने ये कहा, फिर अब ये भी कहा, लेकिन न तो पिछले साल इस सिद्धांत का पालन हुआ और न इस साल ही इस सिद्धांत का पालन हो रहा है। इस बार इस बात को उन्होंने दोहराया नहीं, बल्कि बजट के आंकड़े संतुलित करके संसद के सामने रख दिए और इस आशा से रख दिए कि शायद लोग उस भुलावे में आ जाएंगे कि एक बहुत अच्छा बजट देश के सामने रखा गया है। अब हमें ये देखना है कि ये 2011 और 12 का बजट ये क्या कहता है, किधर जाता है और ये किसके लिए बना है। क्या ये बड़े आदमियों के लिए बना है या ये आम आदमी के लिए बना है, ये गरीबों के लिए बना है, ये परिगणित जाति और जनजातियों के लिए बना है, किसानों के लिए बना है, या बेरोजगार नौजवानों के लिए बना है, या जो असंगठित मजदूर क्षेत्र हैं उसके लिए बना है, या इसमें जनजातियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए कुछ कहा गया है। किसके लिए बना है? देश की आम आबादी के लिए बना है या बहुत छोटे तबके के लिए बना है? ये देखने की बात है। इस बजट भाषण के पैरा 4 में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है, वी हैव टू एंश्योर ए स्ट्रॉन्गर फिस्कल कंसोलिडेशन टू एनलार्ज द रिसोर्स स्पेस फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज and addressing some policy constraints. We have also to improve the supply response of agriculture to the expanding domestic demand. Determined measures on both these issues will help address the structural concerns on inflation management. और पैरा 7 में आप फिर कहते हैं, corruption is a problem that we have to fight collectively and very lightly also. कोई इसका आगे देखेंगे कि कोई जिक्र है नहीं। तो इस तरह से 5 बातें मुख्य रीति से इस बजट की शुरुआत में भाषण में वित्त मंत्री जी ने उठाई। वित्तीय प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट, ग्रोथ, विकास, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण, कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार का उन्मूलन। इन 5 बातों पर अगर हम इस बजट को कसें तो बड़ी निराशा हो। पहले जरा इस बजट को देखें। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैंने खर्च तो ज्यादा किया मगर राजकोषीय घाटा पिछले साल के 5.5% से घटाकर जीडीपी का 5.1% कर दिया।
अब जरा आंकड़ों की करामात पर गौर करें। 2009-10 में वास्तविक घाटा था 4,18,482 करोड़। 2010-11 में अनुमानित एस्टिमेटेड था 3,81,408 करोड़ और इसका संशोधित 2010-11 में हुआ 4,998 करोड़ और 2011-12 में अनुमानित है 4,12,817 करोड़। यानी 2009-10 में जो वास्तविक घाटा था उससे भी कम दिखाया जा रहा है। अब ज़रा इस बात को देखिए कि 2010 और 11 में जो संशोधित राजकीय कोषीय घाटा था वो अनुमान से लगभग 20,000 करोड़ रुपया 19,590 करोड़ बढ़ गया। 3,81,000 से बढ़कर 4 लाख कुछ हो गया। और तो इस बार भी अगर ये समझा जाए तो ये 4,12,817 पर नहीं रहेगा, इससे कहीं ज़्यादा जाएगा क्योंकि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। ये इसलिए हुआ कि 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से छप्पर फाड़ के आमदनी हुई। वो पिछले बजट में कहीं उसका जिक्र नहीं था, लेकिन हज़ारों करोड़ की आमदनी छप्पर फाड़ के मिल गई जिसका पहले से अंदाज नहीं था, आ गई। इसलिए राजकोषीय घाटा 5.5 से घट के 5.1। इसमें वित्त मंत्री जी की करामात नहीं है कुछ, इसमें वित्तीय प्रबंधन की करामात नहीं है कुछ, इसमें किसी तरह का जो उनके बजट का प्रवाह था उसका कोई इसमें योगदान नहीं है। ये जो 3G की नीलामी हो गई और उससे पैसा बहुत सा आ गया, ये उसकी करामात है। अब और ज़रा एक बात पर देखिए, 2010-11 में जीडीपी 69.35 लाख करोड़ थी, 69.35 लाख करोड़, और तब 3,81,408 करोड़ का घाटा 5.5 माना गया था। ये जीडीपी करंट प्राइसेस पर थी 2010-11 की, लेकिन मुद्रा विस्तार हाइपर इन्फ्लेशन के कारण ये जीडीपी, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो बढ़कर 59.35 लाख करोड़ से 78.78 लाख करोड़ हो गई। और वित्त मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने घाटा 5.1% किया। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से, और जो मिड टर्म पॉलिसी स्टेटमेंट मिलता है, दिया जाता है, उसमें भी ये स्वीकार किया है उन्होंने कि मुद्रा विस्तार की वजह से हम राजकोषीय घाटा कम रखने में सफल हुए। तो अगर ये मुद्रा विस्तार न होता और तो क्या होता, तो ये घाटा 5.8% होता, 5.1%। यानी आप आंकड़ों की बाजीगरी से ये समझा के कि आम जनता को इस बात का पता ही नहीं लगेगा कि इन्फ्लेशन से, मुद्रा विस्तार से जीडीपी की मात्रा कैसे बढ़ गई और उसकी वजह से वो घाटा परसेंटेज में कम हो गया। लेकिन अगर इस हाइपर इन्फ्लेशन को निकाल दें, या अगर आप उस जो छप्पर फाड़ के आमदनी हुई उसको निकाल दें, तो ये 5.8% जाएगा, ये कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। अब ज़रा नॉन प्लान व्यय को देखें। 2010-11 में इसका एस्टिमेट था 7,35,657 करोड़। ये रिवाइज्ड हुआ 8,21,552। अब 2011-12 में अनुमान है 8,16,182 करोड़। ये रहेगा यहाँ नहीं, ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। पैसे कहाँ हैं सरकार के पास? इस व्यय को करने के लिए, खर्च को करने के लिए पैसे कहाँ हैं? अगर आप प्लान व्यय को देखें तो ये 2010-11 में 3,73,092 अनुमान था और रिवाइज 3,95,000 हुआ, और 2011-12 में एस्टिमेट 4,41,547 करोड़। इस सब के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें रिसोर्स लाने। आपका इन्फ्लेशन पर कोई नियंत्रण नहीं है, मुद्रा विस्तार पर कोई नियंत्रण नहीं है, कच्चे तेल की कीमतें बेहिसाब बढ़ रही हैं और खाद्यान्नों के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी हालत में ये कहना कि ये जो 2011-12 का कुल खर्चा 12,57,729 करोड़ रखा गया है,
ये निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये पता ही नहीं ये आंकड़ा कहाँ जाएगा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि प्राइस राइज हो रही है। क्रूड ऑयल के दाम अगर बढ़ गए तो हम जानते नहीं कहाँ जाएंगे। फिर आप ये कहते हैं कि ये बजट रिफॉर्म्स का एक खाका पेश करेगा। सवाल यह है कि आपको रिफॉर्म चाहिए या अर्थव्यवस्था के मौलिक सिद्धांत ठीक करने चाहिए। लोगों को खाना मिले, लोगों को रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, कृषि का विकास हो, ये ज़रूरी है। या आप रिफॉर्म्स, जीएसटी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इधर करो, वो ज़रूरी है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं इस वक्त। अगले साल 3G की नीलामी से कोई छप्पर फाड़ आमदनी की गुंजाइश नहीं है, और इस साल आप नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि से राजस्व घाटा घटा के दिखा रहे हैं। तो ये अगले साल का जो आपने 4.6% घाटा दिखाया है राजकीय फिस्कल डेफिसिट, ये कैसे रह पाएगा? ये सवाल है जो आपको बताना है, हमें समझाना है कि भाई हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि ये निश्चित रूप से 4.6% रहेगा। मुझे नहीं लगता कि आप इसको वहाँ रख सकेंगे। अब आप कहेंगे कि हम उधार ले लेंगे। अगर आप बजट को ठीक से देखें तो लगभग 4,70,000 करोड़ रुपए उधार के चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे चिंतित है। वो कहता है कि लिक्विडिटी तंग हो गई है नहीं, बैंकों में जमा होने वाली राशि की ग्रोथ, उसका विकास कम है, और बाजार में उधार की मांग बढ़ रही है। अगर आप इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, अगर आप व्यापार को बढ़ाएंगे तो उन्हें पैसा चाहिए, वो बैंकों से पैसा लेंगे तो बैंकों के पास पैसा होना चाहिए। आरबीआई कहता है कि लिक्विडिटी कम है, वो स्क्वीज हो रही है। तो आप अगर बाजार से सरकारी उधार उठाएंगे, सरकार उठा लेगी, तो आम उद्योगों के लिए कहाँ से पैसा रहेगा? और फिर ब्याज दर बढ़ जाएगी क्योंकि उधार की राशि कम हो जाएगी। जब बाजार से आप ले लेंगे तो उद्योग कहाँ से लेंगे? फिर आप कहेंगे कि ये उद्योग अगर ऐसे चलेंगे तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अगर उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा रेट पर ब्याज देना पड़ेगा, तो उद्योग नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो इसका असर आपके एक्सपोर्ट पर होगा, और अगर एक्सपोर्ट पर होगा तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। ये इस बात को ज़रा पूरे तौर पर एक इंटीग्रेटेड रूप में देखने की ज़रूरत है। और महंगाई की आंच और तेज़ होगी, खर्चे बढ़ेंगे, सरकारी प्रोजेक्ट्स या तो आपको कम करने पड़ेंगे या वो ठप हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी ग्रोथ, विकास कहाँ से होगा? ये जो आपने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन और विकास ये बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं, मुझे नहीं दिखाई देता कि इसमें से आप कोई विकास कर पाएंगे या आप देश में महंगाई पर नियंत्रण कर पाएंगे। एक और विरोधाभास है, सरकार अर्थव्यवस्था का विस्तार चाहती है और फिस्कल पॉलिसीज, मौद्रिक नीतियाँ, इस पर अंकुश रखना भी चाहती है। अगर आप तेल के दाम बढ़ेंगे तो ये आप कैसे कर पाएंगे? और अगर इसके साथ साथ आप खाद्य सुरक्षा बिल ले आए तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? कम से कम अगर वो बिल ले आए आप और लागू किया तो 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इसका प्रावधान कहाँ है बजट? अगर आप इसको फूड सिक्योरिटी बिल को लाने की बात कर रहे हैं और ले आए और लागू कर दिया, उसकी लागू करने की कठिनाइयाँ अलग हैं, वो भी एक अपने आप में एक गोरख धंधा है। लेकिन अगर आपने मान लिया, आपकी इरादों को मान लिया मैंने, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ये फूड सिक्योरिटी बिल जैसा भी है वैसा ला के उसको लागू कर सकें। मैं समझूंगा कि आपने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। हालांकि फूड सिक्योरिटी बिल यूनिवर्सल होना चाहिए या टारगेटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अलग सवाल है। पर अगर आपने इस सीमित को भी लागू कर दिया, मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ये कर सकें। मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाएंगे। अब अगर आप और देखें, फिर आप कहते हैं कि MNREGA में जो मजदूरियां हैं उसे आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ देंगे, तो कितना पैसा और बढ़ाएंगे? इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? ये प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन के बड़े कठोर सवाल हैं जो आपके सामने हैं और जिन पर आपको
गहराई से विचार ही नहीं बल्कि संसद को और देश को समझाना होगा कि आप ये करामात कैसे करेंगे। कोई छप्पर फाड़ के कहीं से आमदनी होने वाली हो तो वो बताइए, या आप इसके लिए क्या इंतज़ाम करेंगे ये हमें बताएं। अब आप श्री रंगराजन जो आपके सलाहकार हैं आर्थिक मामलों के और बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं, वो कहते हैं कि सरकार सारी मॉनिटरी और फिस्कल तरीके अपनाकर महंगाई 8.23% से घटाकर 4 या 5% तक ले आएगी। कैसे ले आएगी? तेल के दाम बढ़ जाएं, अनाजों के दाम बढ़ जाएं, बाजार में लिक्विडिटी न हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ न हो, एक्सपोर्ट न बढ़े, तो आप कहाँ से ले आएंगे? ये तो मुझे देख के लगा कि बिल्कुल हवाई बात है, ये निरर्थक बात है। और आरबीआई कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं के बढ़ते दाम तथा कच्चे तेल की मूल्य वृद्धि इन प्रयत्नों पर पानी फेर देगी। इसका प्रभाव एनर्जी पर भी पड़ेगा, एनर्जी के मूल्यों पर भी पड़ेगा, और वो फिर आपकी सारे प्रोडक्शन को नॉन कॉम्पिटिटिव बनाएगा। तो इसलिए ये सवाल है कि आप कैसे वित्तीय प्रबंधन करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है कि आपने जो ऊंची बातें कही हैं उनको आप पूरा कर पाएंगे या नहीं, उसका कितना हिस्सा आप पूरा कर पाएंगे, उसे लागू भी कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल आपके सामने। फिर वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान के द्वारा, टैक्सेशन के द्वारा उन्होंने कोई इस बार रिसोर्स नहीं पैदा, तो कहाँ से लाएंगे फिर उसको, कहाँ से पैदा करेंगे? या तो बाजार से उधार लेंगे, तो इसका परिणाम मैं बता चुका हूँ कि उद्योगों पर पड़ेगा, उद्योग नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे, एक्सपोर्ट कम होगा और फॉरेन एक्सचेंज कम आएगा, या फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बाजार की हालत पर निर्भर करेगा। पिछले साल आपने 40,000 करोड़ की बात कही थी, 20-22,000 करोड़ आपको मिला। अब इस साल बाजार की हालत अभी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें बाजारें लड़खड़ा रही हैं। इसलिए आप इस बार कितना डिसइन्वेस्ट करेंगे, किस हद तक जाएंगे, ये भी साफ नहीं है। बाजार आपका साथ देगा या नहीं देगा, इसके लिए अब आप कोई प्रार्थना करेंगे तो बात अलग है। फिर आप कहेंगे कि एफडीआई और एफआईआई बढ़ाएंगे, साहब एफडीआई लाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहेंगे कि आप लाइए। तो एफआईआई तो आप जानते हैं उड़नछू होता है, जहाँ उसे ज़्यादा पैसे दिखाई देते हैं वहाँ चला जाता है। आपका स्टॉक मार्केट उसे पैसा देगा तो यहाँ रहेगा, कहीं और जाएगा तो वहाँ चला जाएगा। हम देख चुके हैं कई बार ये हरकतें एफआईआई वालों की, पहले साउथ ईस्ट एशिया में हो गया था। तो ये क्राइसिस तो पैदा करते जाएंगे ये लोग, और आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नियंत्रण नहीं है। और एफडीआई वो अभी बढ़ नहीं रहा है। अब आप चाहते हैं कि एफडीआई रिटेल में आ जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप एफडीआई को कभी भी रिटेल में मत लाइए। देखिए, हमने, तो मुझे पता नहीं आप ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं रिपोर्ट्स, ये कॉमर्स कमेटी की तरफ से रिपोर्ट, जिसमें बहुत स्पष्ट रीति से फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन रिटेल सेक्टर को मना किया गया है। रिटेल सेक्टर में बड़ी पूंजी मत लाइए, वो चाहे लोकल हो, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। आप तबाह कर देंगे इस देश को अगर आप यहाँ रिटेल के अंदर विदेशी पूंजी लाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। अनाज मॉल्स में पैदा नहीं होता, वहाँ टीवी रखे जा सकते हैं, वहाँ लैपटॉप्स रखे जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें रखी जा सकती हैं, मगर अनाज तो खेत में पैदा हो। अगर वहाँ पैदा नहीं होगा तो मॉल्स में क्या है? हमने देखा है सारी दुनिया में क्या हालात है। वॉलमार्ट के खिलाफ क्या हो रहा है, कैरीफोर के खिलाफ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप तबाह मत कीजिए, ये परंपरा से चली आई है, इसको सुधार कीजिए। इसके सुधार के मैं खिलाफ नहीं हूँ। आप रिटेल में जो सुधार आवश्यक है, एक आम व्यापारी की दृष्टि से, चीज़ों की गुणवत्ता की दृष्टि से, फेयर प्रैक्टिसेस की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप उसे तबाह कर देंगे तो रिटेल एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा इस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। आप उस पर अपनी नज़र मत डालिए। ये और राहु केतु और जगह ले जाइए, लेकिन यहाँ मत लाइए। मैं आपको बता रहा हूँ इसको।
मैं घूमता हूँ इस देश में, आप भी घूमते हैं, लेकिन आप ज़रा बड़े बड़े लोगों के पास ज़्यादा जाते हैं। मैं छोटे लोगों के पास जाता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुदरा व्यापारी है, वहाँ बड़े मॉल्स नहीं है। वो रो रहे हैं जब सुनते हैं कि आप FDI लाना चाहते हैं रिटेल में। वो सोचते हैं कब वो बंद हो जाएंगे, कब दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, कब वो बाहर हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मुझे पता नहीं आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आपकी इसको रद्दी की टोकरी में डाल देते होंगे, मगर ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत सोच समझ के रिपोर्ट दी, विचार करके दिए, घूम फिर के दिए। देश में जहाँ बड़े मॉल लगे हैं वहाँ भी जाके देखा है, छोटे व्यापारियों से भी मिले, उसके बारे में भी सुझाव दिए गए हैं कि अगर मॉल खोलने हैं तो कैसे खोले जाएँ, कौन खोले, कहाँ खोले। लेकिन आप बराए मेहरबानी रिटेल के ऊपर दया कीजिए। रिटेल और कृषि, इन दोनों पर आप दया दृष्टि रखिए, क्रूर दृष्टि मत रखिए। अगर आपने ये दृष्टि क्रूर कर ली तो भगवान इस देश को नहीं बचा सकता। और अगर आप एक सफल वित्त मंत्री के नाते इस देश में कुछ करना चाहते हैं तो रिटेल को सुधारिए, इसको मजबूत कीजिए। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आपकी डोमेस्टिक बचत बहुत कुछ इसी मात्रा पर निर्भर करती है। जो सारी दुनिया में मेल्ट डाउन हुआ, उसको बचाने के लिए सबसे बड़ा कुशन यही है। इसकी वजह से आप बचें। ये मत समझिए कि आप सरकारों की वजह से बचें, नहीं, ये हम बचें इन लोगों की वजह से जिन्होंने उस सारे दबाव को झेला और गांव तक जाने से रोक दिया। इस बात को गहराई से समझिए। भारत की अर्थव्यवस्था को, इसकी परंपरागत अर्थव्यवस्था को समझिए। हाँ, 21वीं सदी के अनुसार इस परंपरा में जो सुधार करने हैं उतने सुधार जरूर कीजिए, उसमें कोई आपका विरोध नहीं करेगा, परंतु इसको नष्ट मत कीजिए। मेरे पास अभी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स आए थे, चश्मे की दुकान वाले आए थे, घबरा रहे थे कि ये जो गांव में बैठा हुआ चश्मे वाला ये क्या करेगा अगर आप चश्मे में FDI ले आए। सारा काम हिंदुस्तान में हो रहा है, सारा टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को मालूम है, कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी। अगर लानी है तो वहाँ का इंजीनियर अपॉइंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा बहुत विज्ञान भी जानता हूँ, टेक्नोलॉजी भी जानता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस तरफ बिल्कुल गहराई से सोचिए, इस रिपोर्ट पे ध्यान दीजिए और देखिए कि आपको पता लगेगा कि वास्तविक चीज़ें क्या हैं। देश में भयंकर तबाही आएगी जिस दिन आप FDI को रिटेल में ले आए, और वो FDI नहीं, बड़ी पूंजी को जिस दिन रिटेल में ले आए। एक आदमी हवाई जहाज भी बेचे और सब्जी भी बेचे, क्या बात आपको। एक आदमी टेलीविजन भी बेचे और सुई भी बेचे, क्या बात आपको। और ये ब्रांडेड और मल्टी ब्रांड, इस चक्कर में मत डालिए। हम सब समझते हैं कि किस तरह से सिंगल ब्रांड के अंदर भी घपले हो रहे हैं। आप दुकानों को देखिए, झांके देखिए कि क्या क्या हो रहा है उसके। तो इसलिए इस पर बहुत आप गहराई के साथ ध्यान दीजिए। अब आप घरेलू बचत बढ़ा करके अपने लिए रिसोर्सेस ला सकते हैं। रिजर्व बैंक भी कहता है कि हाँ, घरेलू बचत बढ़ाइए। RBI के गवर्नर ने अभी कहा है कि अगर विकास दर बढ़ानी है तो बचत को बढ़ावा देने के लिए बैंकों में जमा ब्याज की दरें बढ़ाइए, और वो कहता है कि लोन की दरें घटाइए। क्या सरकार कर सकती है? क्या आप में हिम्मत है कि आप इस तरह का कदम उठा सकें? अगर आप बचत लाएंगे बैंकों में तो बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी, और अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाना है तो लोन रेट्स कम करने होंगे। इस अंतर को, इस चीज़ को सरकार बैंकों के प्रबंध को सुधार के कर सकती है, अपने खर्चे कम करके कर सकती है, अपने यहाँ जो पिलफरेज है उसको रोक के कर सकती है, और जो स्कीम्स के अंदर भारी भ्रष्टाचार और भारी पिलफरेज है उसको रोक के कर सकती है, और साथ ही साथ जो आप कॉरपोरेट हाउसेस को लूट करने की छूट दे रहे हैं उसको रोक के हो सकती है। RBI बैंक की गवर्नर की एक चिंता और भी है, और वो है बढ़ते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था के स्थायित्व पर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट को कम समय वाले निवेश, शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आप पूरा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं, ये बहुत रिस्की है, बहुत खतरे से खाली है।
दीर्घावधि एफडीआई जो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, किसी एक एसेट फॉर्मिंग के रूप में आता है, वो स्थायी होता है। वो आपको परिपक्वता के साथ इस गैप को रोकने में मदद करता है। लेकिन भारत जो है या तो कमर्शियल बोरोइंग कर रहा है या एफआईआई द्वारा कर रहा है। ये दोनों रास्ते ठीक नहीं हैं। कमर्शियल बोरोइंग भी आपसे जब मांगी जाएगी आपको वापस करनी पड़ेगी, और एफआईआई तो मैंने जैसा बताया उड़नछू होता है, जब चाहे तो उड़ के चला जाता है। ये असंतुलन जो आपका है वो बहुत खतरनाक है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2011-12 में ये करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 4% तक जा सकता है। डेंजरस। 2% लिमिट होती है, बहुत हो 2.5% हो जाए, आते ही खतरा होने लगता है। और ये देखिए कि अगर ये आपका पूंजी प्रवाह स्थायी नहीं हुआ तो विदेशी उधार पर बहुत ज़्यादा निर्भरता सॉवरेन डेट क्राइसिस की तरफ भेज देगी, जो कि 1991 में हो चुकी है। इसलिए आप अपने इस करंट अकाउंट डेफिसिट को प्रबंध कीजिए। वित्तीय प्रबंध की ये दूसरी बड़ी चुनौती है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को करें। आपने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और आपको इतना धन दे दें कि आप ये प्रबंध कर सकें। यानी आप अब अपने उसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहे, आप अपने पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं कर रहे, अब आप लक्ष्मी जी की सेवा में जा रहे हैं। लेकिन एक तो पहली बात मैं आपको ये बताऊं, पहली बात तो ये बताऊं, पहली बात तो आपको ये बताऊं, कृपया शांत रहे, धन का कृपया शांत रहे, असली मालिक बोलने धन का दीजिए। असली मालिक कुबेर है। बिल्डिंग नहीं कर रहे। लक्ष्मी जी धन की देने में कृपा कर सकती हैं, डायरेक्शन दे सकती हैं, मगर धन कुबेर के पास है। कुबेर की उपासना आप करिए, मगर इससे भी बड़ी बात यह है आप 21वीं शताब्दी में हैं। अब धन लक्ष्मी जी के पास नहीं, अब सरस्वती जी के पास चला गया है। अब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का समय है। अब ज्ञान को हम धन में परिवर्तित कर रहे हैं। कुबेर के पास है क्या? कुबेर तो खा गए, प्लीज अब तो सरस्वती के पास चला गया है। इट्स अ नॉलेज सोसाइटी नाउ। इसमें आप आइडियाज को धन में परिवर्तित कर रहे हैं। कृपया शांत रहे। इट इज अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। 21st सेंचुरी इज बेस्ड ऑन नॉलेज। ये ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती है। अब मुझे खतरा ये है कि आप सरस्वती कहेंगे तो आपके बंगाल के मार्क्सिस्ट आपको भगवाधारी कहने लग जाएंगे, कहेंगे कि आप भगवाकरण कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का। डॉक्टर जोशी ने शिक्षा का भगवाकरण किया था और आप वित्त व्यवस्था का भगवाकरण कर रहे हैं। डरिए मत उससे। सरस्वती की उपासना करिए, ज्ञानाधिष्ठित समाज बनाइए, लोगों को प्रशिक्षित कीजिए, टेक्निकली एडवांस देश बनाइए और पेटेंट अधिक से अधिक करवाइए। आज उससे पैसा पैदा होता है। आज अब लक्ष्मी की उपासना से पैसा नहीं है, टोका टोकी नहीं, आज ज्ञान टोका टोकी नहीं। हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज हुई है। इसलिए आराम से बैठिए, शांति से सुनिए। थोड़ा शांत रहना अच्छा होता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने दृष्टिकोण को भी ठीक कीजिए। अब जरा केंद्रीय बजट के एक और पहलू की तरफ ध्यान दीजिए कि ये कारपोरेट इनकम टैक्स में हर रोज 245 करोड़ रुपया माफ कर रहा है, रेवेन्यू फॉरगोन। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लगभग इतनी ही राशि प्रतिदिन भारत से हवाला कारोबार के द्वारा विदेशों में जा रही है। इस वर्ष आपने राजस्व छोड़ा 4,60,972 करोड़, जिसमें 88,263 करोड़ आयकर छोड़ा और इसी से 245 करोड़ रुपया प्रतिदिन आप छोड़ रहे हैं। 1,98,291 करोड़ आपने उत्पाद कर में छोड़ा, जो आजकल जो आंकड़े 2G स्कैम के आ रहे हैं उससे ज़्यादा है। वो 1,76,000 करोड़ बोला है प्रिजम्पटिव लॉस हमारे CAG ने, और आपने एक्साइज में 1,98,291 करोड़ दान कर दिए। फिर कम्स में तटकर में 1,74,418। और ये लूट आज ही नहीं है, ये 2005-06 से जो आंकड़े मेरे पास हैं, मैंने देखा तब आप
22,09,108 करोड़ रुपया दे रहे थे तीनों में मिलाकर, और अब 46,972 करोड़ रुपया, 4,60,972 करोड़ रुपए दे रहे हैं, दुगने से ज़्यादा। और कुल राजस्व जो 2005-6 से आज तक आपने छोड़ा है वो है 21,25,023 करोड़। ये किसको दिया है? किसान को, खेती को, बेरोजगार आदमी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, महिलाओं को, किसको दिया आपने? ये आपने दिया कॉरपोरेट हाउसेस। ये क्यों दिया आपने? यानी 6 साल 5 साल में दुगना हो गया, दुगने से ज़्यादा, 101.2%। अब आप ये कहते हैं कि भाई एक्साइज हमने इसलिए छोड़ी कि आम आदमी को राहत मिलेगी, क्योंकि ये उत्पाद शुल्क है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कम हो जाएगा। मगर वो टैक्स क्या आम आदमी तक गया है? कोई विवरण आपने पिछले 5 सालों में सदन के सामने रखा कि हमने इतना एक्साइज में छोड़ा था और ये स्थानांतरित हो गया आम आदमी को, ट्रांसफर टू द पुअर मैन, टू द कॉमन मैन? कुछ नहीं। ये छूट अब आप देखें सिर्फ 2008 की वैश्विक मंदी के कारण नहीं है, ये तो आप 2005-6 से दे रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं पुअर मैन से इंटरेस्ट कर रहे हैं। ये एक और तरीका है, इसको अभी हमारे साईनाथ ने एक आर्टिकल में लिखा है कि दिस इज कॉरपोरेट सोशलिज्म। गरीब आदमी के नाम पर कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाना, बड़ों को छूट और गरीब की लूट, ये इस सिद्धांत का सिद्धांत। बड़ों को छूट, गरीब की लूट, ये इसका सिद्धांत है। अब आप देखिए आपने किस पर कस्टम्स घटाए? सोने पर, हीरों पर और ज्वेलरी के ऊपर। और ये कहा गया कि ये तो आपने इसलिए किया ताकि इनका एक्सपोर्ट बढ़े और जो इसमें काम करने वाले गरीब कामगार हैं उनकी नौकरी बची रहे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि सूरत में जहाँ से ये हीरों का और इसका काम होता है, वहाँ से हज़ारों लोग उड़ीसा और बिहार में लौट के वापस आ गए, क्योंकि काम बंद हो गया था, उनका काम रुका नहीं था। और सूरत में कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की थी डायमंड के क्षेत्र में। इसलिए ये कहना कि ये आपने अगर कस्टम ड्यूटी कम की है तो इसका फ़ायदा उनको मिला है, जी नहीं। मिला होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन ये आप गरीब के नाम पर और कॉरपोरेट हाउस को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये इस देश का है, गरीबी हटाओ, गरीब को हटा दो। अगर आदमी सब बड़े बड़े रहेंगे और गरीब हट जाएगा तो गरीबी हट गई। इसी तरह से आप बड़ों को छूट और गरीब को लूट, ये सिद्धांत आप कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये आप कह सकते हैं कि हमने इसलिए दिया कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो घाटे में चल रही थी या उनको तकलीफ थी, ऐसा नहीं है। 2005-6 में जिन कंपनियों को आपने छोड़ा है, देखा है, उनका लाभ था 4.8 लाख करोड़। 2007-8 में ये लाभ था 7.11 लाख करोड़। 2008-9 में जो ग्लोबल मेल्टडाउन का साल था, ये लाभ था 6.65 लाख करोड़। 2009-10 में ये बढ़ गया 8.24 लाख करोड़। तो फिर आप रेवेन्यू फॉरगोन क्यों कर रहे हैं? उनका तो लाभ बढ़ता जा रहा है। किस चीज की वजह से आप ये रेवेन्यू फॉरगो कर रहे हैं? क्यों? वाई? अगर घाटे में हो, अगर उनको नुकसान हो रहा हो, इंडस्ट्री बंद हो रही हो, आप उसको राहत दे रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन ये क्या हो रहा है? और अब आप देखें कि 2005-6 से अब तक रेवेन्यू फॉरगोन है 21,25,023 करोड़, दैट इज $500 बिलियन। और ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार इस देश से विदेशी बैंकों में अवैध ढंग से गया धन $462 बिलियन, लगभग $500 बिलियन। आपने जो छूट इन घरानों को दी है वही विदेशों में काले धन के रूप में जमा हो गई। ये क्या हो रहा है? गरीब आदमी का पेट काट के, खेती को सुखा के, रिटेल को बंद करके आप काला धन विदेशों में देना। और यही वजह है कि आप काला धन विदेशों से लाना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी नीति के अनुसार वहां गया होगा। और ये कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से नहीं गया। Yes, sorry. The figure which you have quoted for 462 billion, that is from 1948.
to 2008, not from 2005-6. It's a matter. You see, I have quoted for 2009 and 10 also, for the profit earned by them. Now then, आपकी सरकारी नीति के अनुसार काला धन ट्रांसफर हो रहा है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से नहीं। ये वो धन है जो आपकी पॉलिसीज के कारण जा रहा है। प्लीज अब कृषि और अन्न का संकट, लेक्चर सुन लो, फायदा होगा। कृषि और प्लीज अब आप देखें, शांति बना रखें, सुन लो आराम से। शांति बना यूनिवर्सल रखें। पीडीएस लागू नहीं बोलने करना दीजिए, बल्कि जो बोलने PDS दीजिए, है, शांत रहिए। उसको भी ठीक ढंग से लागू नहीं करना चाहती। अब तो कहा जा रहा है कि हम कैश ट्रांसफर करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कैश ट्रांसफर इस देश में कैसे हो सकता है। मैक्सिको और ब्राज़ील के उदाहरण दिए जाते हैं, मुझे मालूम है वहाँ कैसे होता है, लेकिन यहाँ आप कहते हैं, अभी मैंने अखबार में पढ़ा, पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कि आप सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर गरीब आदमी को देंगे। गरीब आदमी गैस सिलेंडर कहाँ रखेगा, चूल्हा कहाँ खरीदेगा, और वो जब गैस सिलेंडर यहाँ से जाएगा तो वो ब्लैक मार्केट में नहीं जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? केरोसिन जा रहा है तो वो भी जा सकता है। सवाल ये है कि आप तो सिस्टम आपका ठीक होना चाहिए, डिलीवरी का सिस्टम ठीक होना चाहिए। वो चीज़ें आप अपना काम कैश ट्रांसफर बैंक में कर देंगे, पोस्ट ऑफिस में कर देंगे। आपके बैंक हैं क्या इतने गाँवों में? क्या पोस्ट ऑफिस के पैसे उनको ठीक से मिलते हैं? यानी आप इन सब बातों पर गहराई से विचार करिए कि सिस्टम क्या होगा। मैं कैश ट्रांसफर हो, अगर ठीक ढंग से हो, उसका इंतजाम आप कर सकें, सदन को कन्विंस करें, देश को कन्विंस करें कि उसमें पिलफरेज नहीं होगी, उसमें भारी मात्रा के अंदर कदाचार दुराचार नहीं होगा। ये एक बड़ी बात होगी अगर आप कर सकें। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका तो कहीं बजट के अंदर हिसाब ही नहीं है कि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बनाना चाहते हैं। और फिर आज देश की, दुनिया की सबसे बड़ी भूखी जनसंख्या हिंदुस्तान में, उसको आप अनाज नहीं देना चाहते, उसको खाना नहीं खिलाना चाहते, और ख़ास तौर पे जबकि खाद्यान्नों के दाम निरंतर बढ़ रहे हों और दुनिया भर में अन्न का संकट हो। चाइना में अन्न का संकट है, उसकी फसल फेल हो गई है। अमेरिका में अन्न का संकट है, अफ्रीकन देशों में अन्न का संकट है। आज 37 देशों में फूड रॉयट्स हुए हैं, और ऐसी हालात है कि हैटी में, मैंने इसी सदन में और राज्यसभा में दिखाया था कि मिट्टी के बिस्कुट बच्चों को खिलाए जा रहे हैं। 37 देश अनाज पैदा नहीं कर पा रहे। आप क्या भारत को भी उसी तरफ ढकेलना चाहते हैं? क्या आप अनाज मत पैदा करो? क्या आपका ख्याल ये है कि अनाज माल में और प्लास्टिक के डब्बे में मिल जाता है, थैली में मिल जाता है? अनाज खेत में पैदा होता है, वो किसान पैदा करता है। उसके लिए ज़मीन, बीज, पानी, खाद, इसका इंतज़ाम करना पड़ता है, बाजार का इंतज़ाम करना पड़ता है, किसान को अच्छा दाम मिले इसका इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन आप का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आज 2009-10 में प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धता 1955 और 59 के बीच के साल से, यानी 50 साल पहले जितना प्रति व्यक्ति अनाज हमें मिलता था, आज उससे कम मिलता है। श्रीलंका में हमसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति उपलब्धता, नेपाल में ज़्यादा है, बांग्लादेश में ज़्यादा है। हमारे देश की हालत ये, जबकि सबसे अधिक उपजाऊ ज़मीन यहाँ है, सबसे अधिक लोग खेती में काम यहाँ करते हैं, सरकार रोज़ खेती का नाम लेती है, मगर अन्न की उपलब्धता घट रही, मैल न्यूट्रिशन स्टेट बन रही है। एक कुपोषित देश, मैल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन महाशक्ति नहीं बन सकती। एक सशक्त, पेट भरा हुआ, भुजाओं में बल, ऐसा मजदूर भी चाहिए काम करने के लिए। मुझे एक चाइनीज़ मिला था, वो कहने लगा आप हमारे मजदूरों का विरोध कर रहे हैं, आप कर नहीं सकेंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमारा हट्टा कट्टा मजदूर बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, हिंदुस्तान का मजदूर मरा गिरा, कुपोषित है, मैल न्यूट्रिशन है, वो काम नहीं कर सकता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पिछले सालों में जितना पूंजी निवेश हुआ है देश की अर्थव्यवस्था में, कृषि में केवल 7.5% हुआ है, और कृषि 58% लोगों को जीवन यापन देती है। तो आप वहाँ पूंजी निवेश कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप इस कारपोरेट छूट या लूट को उधर न दे के इसका आधा हिस्सा भी इधर दे दें, तो देश के किसान आपका गुण गाएंगे। देश के किसान याद रखेंगे कि एक
प्रणब मुखर्जी नाम का वित्त मंत्री हुआ था, जिसने सरकारी कॉरपोरेट लूट को बंद करके किसानों को छूट दी है। ये बड़ी बात होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि आप में ये हिम्मत है काम करने की। अब आप देखिए, आपने कहा है, मेरे सामने चिदम्बरम जी का बयान, जो वित्त मंत्री 2004 में जब सरकार पहली बार, आपने कहा था कृषि क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। ऐसा निवेश ऋण सक्षम निजी निवेश तथा वर्धित सार्वजनिक निवेश के माध्यम से करना होगा। मेरी मंशा कृषि में निवेश को बढ़ाने हेतु राजकोषीय उपायों के प्रयोग करने की भी होती है। लेकिन अब जरा आप देखें कि आपने किया क्या है। आपने 14,744 करोड़ आवंटित किए हैं। ये योजना व्यय का मात्र 2.46% है। 2010-11 में ये अनुपात 2.86% है। इसलिए कृषि का निवेश घट गया है, बढ़ा नहीं है। चिदम्बरम साहब तब से कह रहे हैं, आपके बगल में बैठे, इन्हीं का भाषण है, ये भी वित्त मंत्री थे, कि बढ़ना चाहिए। हम समझते थे 2004 से अब 2011 आ गया, कम से कम अगर दुगना ढाई गुना नहीं तो डेढ़ा तो होना चाहिए, ये तो घट गया। फिर आप कहते हैं कि कृषि की विकास दर बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया और इंद्र भगवान से आपने प्रार्थना। इंद्र भगवान बड़े खतरनाक हैं, जरा से में उनका सिंहासन डोलने लगता है तो वो अच्छे अच्छों की तपस्या भंग करा देते हैं, कहीं मेनका भेज देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, वो चलने नहीं देते। इस देश में पूजा होती है गोवर्धनधारी गोपाल कृष्ण की, जो पशुपालन और कृषि, जिनका भाई बलराम जिसके कंधे पर हल है। यहाँ हम हलधर की पूजा करते हैं, यहाँ हम गोपालक कृष्ण की पूजा करते हैं, यहाँ हम इंद्र भगवान की, कोई मंदिर आपको इंद्र भगवान का नहीं मिले, हम पूजा ही नहीं करते। हम जानते हैं वो खतरनाक चीज़ है। कृपया जल का देवता वैसे भी वरुण है। अब आप देखें, शांत रहे, टोका-टोकी ठीक नहीं है। इस बजट में बोलने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो 2007 में नेशनल फार्म पॉलिसी रखी थी इस सदन में, आपने उसकी घोर उपेक्षा की है। किसान को एक सुनिश्चित आय का बंदोबस्त नहीं किया है। कृषि विकास को किसानों की वास्तविक आय की विकास दर से नहीं जोड़ा है। युवा किसानों को खेती को जीवन पद्धति और लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए आकृष्ट नहीं किया गया है। खेती और खेती आधारित उद्योगों का एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान नहीं है। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि कुछ मित्रों ने कर्नाटक और आंध्र के आसपास सर्वे किया गांवों में। 1 लाख लोगों से मिलने के बाद एक भी नौजवान नहीं मिला जो कृषि को अपनाना चाहता। क्यों क्यों क्यों? जिस देश में कृषि अर्थव्यवस्था का मूल 58% लोग कृषि पर निर्भर हो, वहाँ का नौजवान खेती में नहीं जाना चाहता, खेती को जीवन पद्धति के तौर पर अपनाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि प्रणब दा की दृष्टि उधर नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि सरकार की नज़र बड़े घरानों की तरफ है, उसे मालूम है कि सरकार उसको खेती की तरफ नहीं जाना चाहती। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि याद रखिए, चीन और अमेरिका में बढ़ते हुए अन्न संकट को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, उसको आप अनदेखा मत कीजिए। चिदम्बरम साहब ने अपने भाषण में कहा था, जब किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा होती, ठीक बात थी। हमें चेतावनी दी गई है कि 21वीं शताब्दी में विश्व को सबसे बड़े संकट का सामना जल संकट के रूप में करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि कृषि से जुड़े सभी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनर्स्थापना के लिए एक बड़ी योजना आरंभ की जाए। चालू वर्ष के दौरान हम कम से कम 5 जिलों में प्रायोगिक योजनाओं से शुरुआत करेंगे। हम देश के 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम से कम 1 जिले का चयन करेंगे। कहाँ है वो जिले, कहाँ है वो क्षेत्र? किन निकायों का विकास हुआ है, किन एक्वा बॉडीज का विकास हुआ है, कौन से तालाब ठीक किए गए हैं, कौन से कुएं ठीक किए गए हैं, जल कहाँ है? जल भारी संकट आने वाला है, पीने के जल का भी संकट आने वाला है, सिंचाई का भी संकट आने वाला है।
बजट शांत है। बम्बई में आ गया कि साहब 2 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली में मिलना बंद हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसके बारे में आपने क्या किया, खेती कैसे बढ़ाएंगे? फिर आप कहते हैं यहाँ चंद्रम जी का भाषण था 2004 में, राजीव गांधी पेयजल मिशन को मिशन मोड के रूप में कार्यान्वित करने का इरादा था, परंतु हाल के वर्षों में नए कार्यक्रम उभर कर आए हैं और मूल मिशन को भुला दिया गया है। 75,000 से अधिक निवासों को अभी भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। सरकार का इरादा सभी पेयजल स्कीमों को राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत जाना है। इसका जिक्र आपके बजट में नहीं। पीने का पानी का क्या होगा, सिंचाई के पानी का क्या होगा? इंद्र भगवान आपा ऊपर से पानी देंगे या नहीं देंगे उन पर निर्भर मत कीजिए। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस मामले में आपको अगर सीखना है तो आप हमारे देश की परंपरा से सीखिए। हमारे देश की खेती के लिए कहने से पहले एक बात और बता दूं आपको कि फूड प्राइस में जो आप स्पेकुलेशन करते हैं, कमोडिटी प्राइसेस को बंद करिए। ये एक लेख है देवेंद्र शर्मा, फूड पॉलिसी एनालिस्ट का। ऑथर एंड कॉलमिस्ट एलेक्स प्रेस्टन wrote in New Statesman in August 2010, quote, I was a trader at ABN AMRO in March 2007 when the bank launched the first product that allowed retail investors to speculate in rice prices. In 2008, at the height of the food crisis, a marketing email went out from ABN pointing out that rice inventories were at an all-time low. Now we are told was the moment to invest in one of the world's most important food crops before prices rose further. And this was at a time when street children in Haiti were eating cakes made of mud. And hundreds of millions across the globe were threatened with starvation. A few months later, global prices of rice, wheat and corn touched an all-time high. By early 2008, food riots had taken place in 37 countries. While Goldman Sachs was accused of profiteering as millions went hungry, the UN Special Rapporteur on the right to food, Oliver D. Schuster, categorically pointed out to speculation in food prices as the main reason behind the surge in 2008 food prices. ये आज फिर से वही स्थिति आ रही है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, इससे बचिए। और मैं आपको बताऊँ कि हमारे देश में बहुत पहले से, ईसा से कई शताब्दी पहले से, कौटिल्य ने क्या कहा था? Kautilya indicated that agriculture should receive policy and administrative support from government. For production of crops, supply of good seed and other purchases, inputs need to be arranged. Assistance had been provided to make available other resources such as labor, machinery, implements and bullocks. Contingency plans were made for alternative crops in case the monsoon failed or floods occurred. Irrigation was provided wherever the water source existed. Arrangements were made to protect crops, harvest and to safely store the produce. ये कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ईसा से 600-700 साल पहले ये व्यवस्था थी इस देश में कृषि की। बहुत ऑर्डर में लंबा मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो ये भी कहता है कि the work of the above men shall not suffer on account of any want of plows and other necessary implements or of bullocks. आज वो फर्टिलाइजर, सीड और पानी के तौर पर आ गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई के तौर पर आ गया। Nor shall there be any delay in procuring for them the assistance of blacksmiths, carpenters, basket sellers, rope makers, as well as those who catch snakes and similar persons. Any loss in production because of the above persons should invite fine equal to the loss. क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है? प्लीज प्लीज क्या इस प्लीज बात के लिए खत्म तैयार करने है? दीजिए। साथ हो रहा है, खत्म करने दीजिए। बैठ जाइए, उसका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, उनका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। फिर उनका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। देखिए, अब आप प्लीज प्लीज कि मैं किसान, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, शांत। प्लीज प्लीज प्लीज, हर कृपा शांत आपने रहे। कहा है कि कृषि ऋण को समय पर जमा करने में 3% की छूट दी जाएगी, यानी 7% से घट के 4%। वित्त मंत्री जी, आपके पास आंकड़े हैं क्या? कौन किसान हैं जो 7% पर ऋण ले रहे हैं? वो कितनी बड़ी जोत के आदमी हैं?
और कौन किसान हैं जो इस 7% ऋण लेने के लिए तड़फड़ाते रहते हैं और उन्हें मिलता नहीं है? उनकी क्या जोत है? किन किसानों ने समय पे वापस किया है? जो बड़ा किसान है वही 7% पे लोन लेता है, टाइम पे वापस कर देता है, 3% की छूट ले लेता है। छोटा किसान उसका क्या हाल है? हमें आंकड़े चाहिए आपसे, पूरा स्टैटिस्टिक्स चाहिए, हमें बताइए। पिछली बार आपने बड़ा हल्ला मचाया था, 60,000 करोड़ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब बैंकों को दिया आपने, किसानों को नहीं दिया। बैंकों का एनपीए कम किया। हम ये आंकड़े चाहते हैं हम ये भी आंकड़े चाहते हैं कि किसानों की आत्महत्या अभी तक कम क्यों नहीं हुई। हम ये आंकड़े चाहते हैं। वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी नीति होनी चाहिए ऋण मुक्त किसान, रोजगार युक्त ग्रामीण नौजवान, तब होगा भूख मुक्त और समृद्ध हिंदुस्तान। ग्रामीण रोजगार दीजिए ग्राम के नौजवान को, किसान को ऋण मुक्त कीजिए, उसको एक सुनिश्चित आमदनी दीजिए। एक सरकारी कर्मचारी काम करे या न करे उसकी आमदनी सुनिश्चित है, पेंशन सुनिश्चित है, दवाइयाँ सुनिश्चित है। एक किसान 24 घंटे काम करे, 12 महीने काम करे, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं आए, मर जाए तो कफन। आप कैसा किसान पैदा करें? क्या करना चाहते हैं आप? 58% लोगों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूं, जो आपकी उसकी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट है जो सीएजी ने दी है, नहीं वो मैं तो इन्हीं का आंकड़ा ले रहा हूं। आप देखिए वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि हेल्थ सेंटर्स की क्या हालात है। बिहार, in a PHC the operation theatre was used as a medical store, while in 3 PHCs minor operations were carried out in wards. Uttar Pradesh, Please. in Banda and Etawah districts, the premises of sub-centers at Baragaon and Akbarpur respectively were used as a cattle shed for villagers. In Bahraich district, 3 out of 4 wards of CHC Rissia were used as a meeting hall and store for vaccine, and 1 OT was used as a delivery room. In Barabanki district at PHC Suratganj, leprosy clinic was running, while the PHC Jaswant Nagar in Etawah district was under the occupation of the Tehsil. West Bengal, in 4 districts, the staff quarters of 24 PHCs were in a dilapidated condition and were being used by villagers for storing straw, cow dung, cakes, etc. ये ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में, ये सीएजी की रिपोर्ट, मेरी नहीं। क्या हालात है, मैं आपको आज को इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ऐसे पीएचसी बने जिसमें भूसा रखा जाए, ऐसे पीएचसी बने जिसमें पीडीएस की स्कीम के अनाज रखे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? आप बार बार कहते रहिए कि हमने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करी, और इस स्वास्थ्य में जो आपके ग्रामीण स्वास्थ्य का सवाल है, इसमें मैंने देखा आयुर्वेद का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, हमारे देश की यूनानी का जिक्र नहीं है, होम्योपैथी का जिक्र नहीं है। क्या पैसे उनको दे रहे हैं आप? क्या उनका उपयोग कर रहे हैं? 10,000 से ज़्यादा आयुर्वेदिक छात्र जो क्वालिफाइड है, BMBS, जो दोनों पढ़े हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में यूनानी छात्र हैं, हज़ारों की तादाद में होम्योपैथी के छात्र हैं। आप उन्हें वहाँ नियुक्त नहीं कर रहे हैं, और करना चाहते हैं तो उन्हें आप एलोपैथी डॉक्टर से कम तनख्वाह देना चाहते हैं। और अब आपका एक नया सिस्टम आया है कि ग्रामीण लोगों के लिए एक नया कोर्स बनाएंगे। भाई क्या मजाक है, सब स्टैंडर्ड कोर्स बनाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? जो पढ़े पढ़े क्वालिफाइड लोग हैं उनको आप नियुक्त नहीं करते, और जो क्वैक्स बना करके अधूरे लोगों को, गांव वालों को देना चाहते हैं। भगवान के वास्ते ये मजाक बंद कीजिए, गांव के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य के साथ मजाक बंद कीजिए, ग्रामीण महिलाओं की प्रसूति के साथ मजाक मत कीजिए, उनकी डिलीवरी के साथ मजाक मत कीजिए, उनके बच्चों को वैक्सीनेशन और सारी चीज़ों के लिए मजाक बंद कीजिए। ये क्या आपकी योजना है? इनका हम आपसे चाहते हैं, इसको आप पढ़ा तो करें इन रिपोर्ट्स को। फिर आपने कहा पानी की रिपोर्ट ये है, वो क्या मज़ेदार है, वो तो और भी आपको जी, ये देख
ये एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट है, ये इसमें मैं देख रख चुका हूँ उसे सदन में। 44 प्रोजेक्ट हैं ऐसे, देखिए, जिनको बताया गया है कि कंप्लीट हो गए हैं, पैसा चला गया है इनकम्प्लीट। 44 फोटोग्राफ्स मैंने दिए हैं इसमें, आप लोग ले सकते हैं रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी है। देखिए कैसे कैसे लोग, क्या क्या स्थिति है। ये देखिए, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं, पानी नहीं है इसमें। आप कह रहे हैं अपने किसान को पानी दे दिया, क्या दिया? मैं बहुत दुखी हूँ इन सब बातों से। और कोई राज्य ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, गुजरात में भी है, आंध्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये क्या स्थिति है, ये देखिए, तुम तो सुखी हो यार। ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, कहीं घास जमा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कुछ जगह तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ और पैसे चले गए। आप कह रहे हैं हमने किसान को पानी दे दिया, उपज बढ़ाओ, खेती बढ़ाओ, कैसे बढ़े? ना, नहीं बढ़ सकती ऐसे। उसके लिए आपको, हमने सिफारिश की, इस रिपोर्ट को पढ़िए ज़रा, क्या कहा है हमने किसानों के लिए, क्या कहा है कि इसके सिंचाई के मामले में, और क्या कहा है CAG ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए, और क्या कहा है उससे पहले मनरेगा के लिए। आप सोशल सेक्टर के नाम पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? आम आदमी को पैसा नहीं जा रहा है, उसकी सुविधा नहीं हो रही है। सारी स्कीमों को रिस्ट्रक्चर कीजिए, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे वित्त मंत्री जी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ के लिए बहुत कुछ कहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, होना चाहिए। लेकिन महोदय, आचार्य PC रे को क्यों भूल गया? वो भी बंगाल के, उनका भी जन्म 1861 में हुआ। उन्होंने बंगाल केमिकल की स्थापना की थी। वो कैसे थे, कितने विद्वान थे, इसको भी मैं 2 लाइन आपको पढ़ के सुना दूं तो आपको पता लगेगा कि आपने किस व्यक्ति का की अवहेलना की है। वो फ्रेंच वैज्ञानिक बर्थोले ने उनके लिए लिखा कि आपने पहली बार हमें ये साबित किया कि एशिया में भी रसायन विज्ञान उतना ही विकसित था जितना यूरोप के देशों में, बल्कि उससे पहले के समय से। फ्रेंच आर्काइव्स में ये लिखा गया है कि आचार्य PC राय का काम इतना ज़बरदस्त है रसायन शास्त्र के इतिहास को लिखने में कि उनके एक इस काम से ही वो अमर रहे। लेकिन आप भूल गए, बंगाल केमिकल को आप पैसा दे रहे हो, लेकिन उसके संस्थापक PC रे को भूल गए। क्यों? क्योंकि वो, उनको कहा जाएगा वो भगवावादी थे, वो दाढ़ी बनाए हुए साधारण रूप में रहते थे, भारतीय संस्कृति के उपासक थे और हिंदू केमिस्ट्री लिखी थी। उनकी किताब का नाम था हिंदू केमिस्ट्री। But PC Roy is definitely a respectable man. But you have not done anything for his 150th. On what occasion? You have not done anything for his 150th there are so many. century. It is not Please. correct. You Bengal have done Chemical for we have Gurudev taken and the rest over. of it. We have taken over Bengal You have Chemicals. taken over, but what are you doing on his 150th anniversary? No, that's a different story. Why not? This I am saying, that you don't remember him. Why can't you announce something, some very strong and very viable centenary program, 150th anniversary program for him? Why not? It will give a message to the scientists of India. It will give a message to those who feel proud in the scientific heritage of this country. सवाल इस बात का है, जिसे भारत की वैज्ञानिक परंपराओं में विश्वास बनेगा। हम कितने समय से विज्ञान की साधना करते आ रहे थे, ये ज्ञान लोगों को पता होना चाहिए। आप उसको नहीं देना चाहते। आप ये बताना चाहते हैं अमेरिका में क्या हो रहा था, फ्रांस में क्या हो रहा था, जर्मनी में क्या हो रहा था, भारत में क्या हो रहा था, ये क्यों नहीं बताना चाहते? भारत के आम आदमी को उसमें अभिमान क्यों नहीं देना? और मालवीय जी के लिए आपने क्या किया? एक छोटी सी कमेटी बनाई। मालवीय जी 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मालवीय जी के चित्र आपने यहाँ लगा रखे। मालवीय जी ने इस देश में ही नहीं,
एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज भी वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ तक फैकल्टीज़ का सवाल है। आपने एक छोटी कमेटी बना दी और ऐसी कमेटी बनाई कि मैं वहाँ का सांसद हूँ, मुझे भी उसमें शामिल नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता आप क्यों मालवीय जी से परेशान हैं, क्योंकि मालवीय जी भी भारतीय सभ्यता के, हिंदू सभ्यता के पुजारी थे। इसलिए जो भारत में अभिमान रखता हो, जो हिंदू संस्कृति में अभिमान रखता हो, उसको काट दो। जो भारत की परंपराओं के अनुसार चलना चाहता हो, उसे काट दो। ये क्या बात आप कर रहे हैं? वोट के लिए आपने, गुरुदेव चूंकि एक नाम वोट के लिए अच्छा है, आपने किया, मैं उसका तो बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन आपने ये AMU के 2 सेंटर से केरल में और बंगाल में क्यों खोले इस वक्त? ये मांग तो बहुत पुरानी थी, पिछले साल क्यों नहीं खोली, या अगले साल क्यों नहीं खोले? पैसा आपके पास है नहीं, मगर आपने ये खोल दिया। प्लीज केरल में कृपया शांत रहें। केरल में वोट, बंगाल में वोट, इसलिए AMU की 2 शाखाएं खोली। क्या बात है आपकी? I did it last year, not this year. I did it last year. This year I have extended. वही मतलब है, पिछले साल तो आपने चुपके से कुछ किया जिसको देखा, नोटिस नहीं किया। इस बार आपने हल्ला मचा के किया ताकि लोग देख लें। ये है फर्क, और कुछ। प्लीज आपको सामने सिर्फ एक बात और कहना चाहिए, वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया भारत के मॉडल की बहुत प्रशंसा करती है। दुनिया करती होगी साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए भी यही कहा जाता था कि महान नेता हैं, दुनिया के लोग बोलते हैं, हम भी मानते हैं। मगर ये इस मॉडल को हम क्या करें जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का हिस्सा नहीं, जिसमें किसान पिस रहा है, जिसमें गरीबी बढ़ रही है, जिसमें डिस्पैरिटी बढ़ रही है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, जिसमें शिक्षा रसातल की तरफ जा रही है। उस मॉडल का हम क्या करें? 5% 7% लोगों के लिए अगर आकाश छूती हुई इमारतें बन रही हैं, अगर 27 स्टोरी की बिल्डिंग में 2 आदमी रहने के लिए आप विकास मानते हैं और बाकी 2 कमरों में 27 आदमी न रह पाए, इसको आप विकास मानते हैं, मैं इसे विकास से सहमत नहीं। इस देश के विकास का ये मतलब नहीं है। हम इस मॉडल को अस्वीकार करते हैं। जब तक कोई मॉडल इस देश की बड़ी आबादी के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठाता, जब तक कोई मॉडल इस देश के असंगठित मजदूरों और किसानों और रिटेल व्यापारियों के जीवन को ठीक नहीं करता, जब तक कोई मॉडल यहाँ के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के और एक सुशिक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को आशान्वित नहीं करता, ऐसा मॉडल इस देश को अस्वीकार्य है, ये स्वीकार नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस देश में उबलते हुए आक्रोश को देख लीजिए। वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हम लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देश के अनेक राज्यों में, मैं बंद करूँगा, देश के अनेक राज्यों में आज एक आक्रोश है। प्लीज बैठ जाइए, आंतरिक क्रोध है। बैठिए मुझे दिखाई दे रहा है रेकॉर्ड बना जाएगा कि उनका। अगर ये मॉडल इसी तरह से चलता रहा, इस मॉडल ने अमेरिका को तबाह कर दिया, इस मॉडल ने रूस को तबाह, इसको यूरोप को तबाह कर दिया। इस मॉडल से चीन भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, उसने अपने मॉडल में सुधार किया। भारत को अपना मॉडल बनाना चाहिए। भारत के सामने आर्थिक विकास के जो मुद्दे होने चाहिए उनको ध्यान में रख के मॉडल बनाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक के मॉडल ही सारे ठीक हैं, तो मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको कि 37 देशों में आज फूड रॉयल्स हो चुका है। लेकिन अगर आप भारतीय मॉडल बनाएं, भारत की जनता के लिए मॉडल बनाएं, तो हम उसका स्वागत करेंगे। मगर इस मॉडल को इस देश का आम आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुलायम सिंह जी, आप स्वीकार करेंगे? बताइए। नहीं करेंगे। आप बताइए, स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। अब मैं अंत में केवल एक बात कहूँ, आप भी स्वीकार नहीं करते, अंदर से आपके अनेक सदस्य इससे असहमत हैं, पर क्या करें, आप लाभ देते हैं मामलों को। आखिर में मुझे ये कहना है, शिक्षा मंत्री जी, आपने आंगनबाड़ियों की मानदेय को बढ़ाया, अच्छा किया, और बढ़ना चाहिए। नहीं, वो मैंने बहुत अन्याय किया, और बढ़ना चाहिए, लेकिन आप उसे मानदेय ही रखें, आप उसको वेज या वेतन न बनाएं। आपने SC और ST के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम में कुछ इजाफा किया, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं जम्मू और लद्दाख और कश्मीर में जो आपने भेदभाव किया है उससे सहमत नहीं। आपने लद्दाख को 100 करोड़ दिए,
सुनिए, लद्दाख को 100 करोड़ दिए, बहुत अच्छा किया, मगर जम्मू को सिर्फ 150 करोड़ क्यों दिए? जम्मू की आबादी, जनसंख्या, आवश्यकता, उसको देखते हुए आपने सिर्फ 150 करोड़ क्यों दिए? मेरा सवाल यह है कि आप क्योंकि वहाँ इलेक्शन नहीं है ना, मगर MP जम्मू में ज़्यादा है, आप ही के साथ है, क्या बात आप करें? और आखिर में मुझे ये कहना है कि ये बजट गरीबों के लिए कुछ नहीं देता, सिवाय बढ़ती हुई गरीबी के, सिवाय उनको लूटे जाने की इजाज़त के, और कोई इस बजट के अंदर मुझे ऐसा सराहनीय काम नहीं दिखाई देता जो आप करने के लिए, जिसके लिए आप अपनी को शाबाशी देना चाहते हो। ये बजट बड़े आदमियों के लिए, बड़े आदमियों के द्वारा, बड़े आदमियों के वास्ते बना है, इसमें गरीबों का कोई जिक्र नहीं है सिवाय उनकी बढ़ती हुई गरीबी के। मैं आपके इस बजट के तमाम आंकड़ों से और तमाम प्रस्तावों से बहुत चिंतित हूँ। अगर आप, मैंने जैसा पहले कहा, वित्तीय प्रबंध कर चुके और किसी को ठीक कर सके तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, मगर जो तथ्य हैं उसके संदेह होता है कि आप इसे पूरा कर सकें। श्री संदीप दीक्षित। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। आज प्रणबदा द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और मुझे कई बार ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि आदरणीय जोशी जी के बाद अपना वक्तव्य देने की मैं कोशिश करूं। बड़े पंडित हैं, बहुत विद्वान हैं और बड़ा संघर्ष हमें करना पड़ता है इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें कहने का जिसके अपने में भी कोई मतलब हो। एक बात से मैं जरूर अचंभित था, खैर वो बजट के इस भाषण से संबंधित नहीं है, लेकिन जोशी जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रणबदा की इस बात पर आपत्ति वो व्यक्त कर रहे थे कि लक्ष्मी जी से हमने भत्ता मांगा है। अरे जिसने श्री राम से सत्ता मांग लिया उसको लक्ष्मी के भत्ते से क्या दिक्कत होनी चाहिए, मुझे नहीं समझ में आती है। लेकिन खैर ये एक अलग बात है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं पहले तो बजट के कुछ उन मूल मुद्दों पर आता हूं, क्योंकि जोशी जी ने शुरू में कहा कि वित्त मंत्री जी ने आंकड़ों के घेर में हम लोगों को फंसाने की कोशिश की, कुछ वो भी फंस गए उस चक्कर में। मैं भी उनके आंकड़े बहुत से नहीं समझ पाया, क्योंकि पहली बार जिंदगी में मुझे ये सुनाई पड़ा कि रेवेन्यू फॉरग्रोन और बाहर जो काला धन जाता है उसमें कोई कनेक्शन होता है। ये एक नई थियरी इन्होंने इकोनॉमिक्स की बताई है। आदरणीय चिदम्बरम साहब यहाँ बैठे, कोशिश करूंगा वो भी इसको समझने की कोशिश करें, प्रणबदा भी समझने की कोशिश करें। खैर इन चीज़ों से अलग बात करके, सबसे पहले जब हम विश्लेषण करते हैं किसी भी बजट का, तो आर्थिक स्थिति जो देश की है उसका वर्णन करना आवश्यक है। ठीक है, वो हम लोग उसके ऊपर कभी ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन मूल एक, अगर कोई भी किसी भी राज्य सरकार की, किसी भी सरकार की एक जिम्मेवारी होती है तो वो होती है कि मूल विकास का जो रथ है उसको हम चलाएं। उसमें अलग अलग खंड किस तरह से विकसित होते हैं, नहीं होते हैं, कभी उसमें आचार विचार होता है, कभी कुछ कमजोर पड़ते हैं, और जहां कमजोर पड़ते हैं वहां सरकार को हमें सचेत भी करना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो वर्ग या वो खंड भी उसी तरीके से विकसित दर पे चले। लेकिन इस दुनिया में पिछले 4-5 साल की थरथराती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो भले जोशी जी कहते हो कि जिसमें इंडियन मॉडल नहीं है, लेकिन जिस अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में, जिसके चरित्र को स्थापित करने में पिछले 10 साल की, 15 साल की हर सरकार ने बराबर का योगदान दिया है, कहीं किसी ने भिन्न मत नहीं रखा। मैं इस बात को भी यहाँ रखना चाहता हूं, अगर ये कहना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष